हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, यह एक मैराथन क्लास होने वाली है और इसमें अभ्यास 1 से लेकर अभ्यास 4 तक के क्वेश्चन कवर किए जाएं और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं या ऐसे सवाल जो पूछे जा सकते हैं इस 2026 की बोर्ड परीक्षा में। तो हम 1 से लेकर चौथे अध्याय तक के उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो यह एक लंबी क्लास हो सकती है बच्चों, तो इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखना, क्योंकि निश्चित ही आपको इससे बहुत फायदा होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे आपको परीक्षा में दिख जाएंगे। तो मैंने सीट बनाई है अपने अध्ययन से, पुराने जो पेपर है उनका अध्ययन करके मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो वो मैं यहाँ पर हल करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर एंड तक। यह आप पूरी क्लास देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों हम आज की क्लास को। तो यह एक मैराथन क्लास होने वाली है। तो पहला सवाल लिखते हैं बच्चों। तो पहला सवाल है, इसमें बोला गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड। मैं यहाँ पर सवाल की पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा जितने में आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इसमें हमसे क्या पूछा गया। तो यह सवाल है बच्चों, इसमें पूछा गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम कैसे निकालते हैं? तो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 156 को काटना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। यह सवाल बच्चों 2025 में पूछा गया और इससे रिलेटेड पिछले सवालों में क्वेश्चन खूब पूछे गए। तो इसको हम 2 से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 सत्ते 14, एक शेष बचेगा बच्चों, तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, एक शेष बचा तो 2 नम्मे 18। अब 3 से काटेंगे तो 13 ती 39 हो जाएगा और 13 एकम 13। जब भी बच्चों हमसे पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो हम उसको काटते हैं। 2 से शुरू करते हैं काटना, फिर उसके बाद 3 से, जिन जिन संख्याओं से वो कटता जाता है तो हम काटते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटा, 2 का भाग 15 में दिया बच्चों, तो 2 सत्ते 14, एक शेष बचा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग इसमें दिया तो 2 तिया 6 हो गया, एक शेष बचा तो 2 नम्मे 18, 3 का भाग दिया 13 ती 39, 13 एकम 13। तो जो 156 था तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ए आ गए। जो यह संख्याएं दिख रही हैं इन सभी का हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो एक हमें बड़ी संख्या दी होती है उसको हम काट देते हैं, फिर जो छोटी छोटी संख्या निकल कर आती है उनका हम गुणा कर देते हैं। तो 2 2 3 और 13 का गुणा कर दिया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पर बच्चों 2 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर क्या आया, जो 2 है वो 2 बार आया है, तो हम 2 पर 2 घात लगा देंगे तो 2 की घाते 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों को निकालते हैं। यह बहुत ही आसान सवाल होते हैं और परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह से हम काफी क्वेश्चनों को हल करें। अब दूसरा सवाल, तो इसी तरह से बच्चों दूसरा सवाल है, उसमें हमसे पूछा गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड, और मैंने कोशिश की है बच्चों कि एक जैसे कम से कम 2 सवाल तो अवश्य हो, जिससे आपको और कंफर्म हो जाए कि यह सवाल कैसे हल। तो इसमें 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब हम इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो हम इसको भी काटना शुरू करेंगे। तो बच्चों 2 से काटेंगे हम तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 35 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड में हम यही करते हैं कि उनको हम काटते हैं। सबसे पहले तो 2 से ही काटते हैं, यदि नहीं कटता है तो 3 से। इसी प्रकार से हम
काटते जाते हैं। तो 2 का भाग 140 में दिया तो 2 सत्ते 14, 70 बार गया। 2 का भाग 70 में दिया तो 35 गया, 35 दूनी 70 हो। फिर है 5 से कटा, फिर है 7 से। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर इन जिन जिन भी संख्याओं से वो कटा है उनका यहाँ पर गुणा के रूप में उनको लिख देंगे। 2 से कटा तो 2 लिख दिया, फिर 2 से कटा तो गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और यहाँ पर भी जो 2 है वो 2 बार आया है तो इसको हम लिख देंगे 2 की घाते 2 गुणा 5 गुणा 7। कोई भी अंक गुणा में जितनी बार आता है वो, जैसे 2 यहाँ पर स्वयं 2 बार आया तो 2 की घाते 2 लिख दिया गुणा 5 गुणा 7। तो यह इस सवाल का बच्चों उत्तर हो गया। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? और बच्चों परीक्षा में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आसान या मीडियम सवाल होते हैं, कठिन सवाल नहीं होते। पूरे पेपर में 1 या 2 सवाल हैं जो हमें थोड़े कठिन मिलते हैं, बाकी सब आसान या मीडियम स्तर के सवाल होते हैं। तो तीसरा सवाल है, इसमें हमें दिया गया है कि लासा 12, 21 बराबर 84 तो मासा 12, 21 होगा। तो हमें इसमें दिया गया है तीसरा सवाल कि लासा 12 और 21 बराबर 84। तो 12 और 21 का जो लासा है वो हमें 84 दिया गया है। दो संख्याएं हैं 12 और 21, तो उनका हमें लासा 84 दिया गया है। तो मासा 12 और 21 होगा। तो कहने का मतलब है कि 12 और 21 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो 12 और 21 का हमें लासा दिया गया है और 12 और 21 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसको बच्चों हम फॉर्मूले के माध्यम से हल करेंगे। एक फॉर्मूला होता है बच्चों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। बच्चों यह एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो हम इसकी मदद से इसका मासा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। तो जो पहली संख्या है वो 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या है वो 21 हो जाएगी। दो संख्या है तो पहली संख्या है वो 12 और जो दूसरी संख्या है वो 21, तो इनका हमें लासा दिया गया है वो 84। तो पहली संख्या है इसकी जगह हम लिख देंगे 12 और जो दूसरी संख्या है उसकी जगह लिख देंगे 21 और मासा हमें निकालना है तो मासा की जगह मासा और लासा हमें दिया गया है 84। तो इसकी मदद से हम मासा निकाल सकते हैं। जो पहली संख्या है वो 12 हो जाएगी, जो दूसरी संख्या है वो 21 हो जाएगी और इनका जो इन दोनों का लासा है वो 84 दिया गया है। तो लासे की जगह 84 मासा हमें ज्ञात करना। अब 12 गुणा 21 और बच्चों इस 84 को हम इस तरफ लाएंगे। यह जो गुणा में है तो यह इस तरफ आएगा तो यह बटे में आ जाएगा नीचे। तो बराबर क्या हो जाएगा मासा। तो यहाँ से मासा निकल कर हो जाएगा। तो यह जो 84 है इसको हम इस तरफ लाए, यहाँ पर यह गुणा में है और यह दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों बटे में भाग में आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे बच्चों तो यह कटेगा 12 सत्ते 84। 12 का भाग दिया हमने 84 में तो 7 बार कट गया। तो मासा बराबर क्या आएगा। अब जो भी यह आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो मासा के बराबर आ रहा है। तो हम लिख देंगे मासा बराबर। तो हमने क्या किया 12 गुणा 21 था, 84 को इसके बटे में ले गए तो 12 से काट दिया। 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84। ऊपर क्या बचा 21 गुणा 21, 21 गुणा 1 तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 आएगा। नीचे क्या बचा 7, 7 से काट देंगे 7 × 21 हो जाएगा। तो पहली संख्या 12 थी, दूसरी 21 बराबर मासा गुणा लासा। 12 सत्ते 84 और 7 × 21। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यह बहुत ही आसान सवाल था। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल ही इसी के जैसा है। तो इसमें दिया गया है हमें कि मासा 99 153, 99 153 का मासा 9 है। तो लासा ज्ञात करना है। लासा 99 153। तो क्या है हमें 99 और 153 का मासा दिया गया है 9
मासा 99 153, तो पहली संख्या 99, दूसरी 153, तो उसका मासा हमें 9 दिया गया, लासा ज्ञात कर। उसमें हमें लासा दिया गया था, मासा ज्ञात करना था, इसमें हमें मासा दिया गया, लासा ज्ञात करना। तो वही फॉर्मूला होगा बच्चों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। वही फॉर्मूला प्रयोग। पहली संख्या क्या है 99 है, दूसरी संख्या क्या है 153 है, और मासा हमें 9 दिया गया है, लासा हमें ज्ञात कर। तो क्या है, पहली संख्या 99, दूसरी 153 और मासा हमें 9 दिया गया, लासा ज्ञात करना है। तो 99 हो गया गुणा 153 हो गया। अब 9 को इस तरफ लाएंगे तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो बराबर लासा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लासा निकल कर आ जाएगा। 99 गुणा 153 बराबर 9 गुणा लासा, 9 को इस तरफ लाए तो बटे में आएगा। 9 से हम इसको काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, क्योंकि 11 नंबर 99 हो जाएगा, तो 11 बार कट जाएगा, इस गुणा हो जाएगा 153। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणा 153। अब 11 का गुणा इसमें हम कर देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, 3 हासिल लग जाएगा। 11 25 55, 3 हासिल लगाएंगे तो 58 हो जाएगा, फिर 5 हासिल लगी तो 11 एकम 11 5 100 जाएगा, तो 1683 इसका उत्तर हो जाएगा। 11 का गुणा 153 में करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, 3 हासिल लगेगी, 11 25 55 और 3 58 हो जाएगा, और 5 हासिल लगेगी, 11 एकम 11 5 100 जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1683। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम 5वां सवाल हल करते हैं। अब 5वां सवाल, अब हमें इसमें दिया गया है बच्चों, 3 संख्याएं दी गई हैं, 12 12 15 और 18। 12 15 और 21। अब हमें क्या करना है, इनका मासा और लासा निकालना है, मासा और लासा, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड। तो यह सवाल है 12 15 21, तो हमें इसका मासा और लासा निकालना है। बच्चों मैं सवाल की पूरी भाषा को नहीं लिख रहा हूँ, जितने में आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या निकालना है उतना मैं लिख रहा हूँ। तो हमें 3 संख्याएं दी गई हैं 12 15 और 21, उनका हमें मासा निकालना है और लासा निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इनका मासा और लासा दोनों निकालना है। तो सबसे पहले 12 को काटेंगे तो यह कटेगा बच्चों, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। फिर हम 15 को काटेंगे तो यह कटेगा 3 से 5 बार, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब फिर 21 को काटेंगे हम तो यह 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सबसे पहले तो 12 को काटा, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। फिर 15 को काटा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। फिर 21 को काटा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हम 12 को क्या लिख देंगे, 12 को लिख देंगे इन सभी का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। 21 को क्या लिखेंगे, 21 को लिखेंगे हम 3 गुणा 7। तो यह निकल कर आए, 2 दूनी 4 ती 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब हमें सबसे पहले तो इनका मासा निकालना है, तो इसे ही बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड करना किसी भी संख्या का। तो इसका मासा और लासा दोनों निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमने इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, जो कि यह निकल कर आए। अब हमें मासा निकालना। तो मासा क्या होता है बच्चों, मासा जब हम निकालते हैं इस तरह से, तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है, जो तीनों जगह आ रहा है, वह हमारा मासा हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले मासा निकाला, क्योंकि मासा निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो जो तीनों जगह कॉमन है वो बच्चों 3 है। 3 ऊपर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है। तो तीनों जगह आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मासा है वो 3 हो जाएगा। अब लासा कैसे निकालेंगे हम? अब लासा में हम क्या करते हैं,
जो संख्या आ रही हो तो भी लिखेंगे, नहीं आ रही हो तो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर दो बार आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यह दो एक ही जगह 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार लिखेंगे 2 गुणा 2। 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यह तीनों जगह एक एक बार आ रहा है। फिर आप सोचो कि एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार, तो 3 बार लिखते हैं, नहीं, वो एक बार में जितनी बार आ रहा है, तो 2 एक बार में 2 बार आया था तो यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख दिया। 3 सब में एक एक बार आया तो 3 लिख देंगे। फिर 5 भी आ रहा और 7 भी आ रहा, तो मासा क्या था जो तीनों में आ रहा, वो मासा हो गया 3। और लासा जो आ रहा सब में तो लिखेंगे, नहीं मिल रहा तो लिखेंगे, तो लासा आ गया 2 गुणा 2। 3 एक बार आ रहा, फिर 5 और फिर 7 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ती 12 पंचे 60 हो जाएगा। और फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, तो 420 निकल कर आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4 ती 12 पंचे 60, फिर 7 का गुणा किया तो 7 छक्के 42, 420 निकल कर आ गया। तो मासा 3 निकल कर आ गया, लासा 420 निकल कर आ गया। तो यह बच्चों सवाल का उत्तर हो गया। अब इसके बाद वाला सवाल जो भी काफी पूछा जाता है, ऐसा सवाल, उसमें हमें करना कुछ नहीं है। 6वां सवाल है, इसमें पूछा गया है, 5 सवाल हल हो गए, 6वां सवाल। तो इसमें पूछा गया है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसमें दिया गया है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर बच्चों क्या होगा। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उनका अंतर क्या होता है। तो बच्चों परमेय संख्या क्या होती है, तो परमेय संख्या ऐसी होती है जैसे 4/5, चाहे माइनस में हो 6/5, और रूट की भी संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाए। परमेय संख्या क्या होती है, जो 4/5 इस तरीके से P/Q के रूप में लिखी जाए, माइनस में हो वो भी मानी जाएंगी। रूट में वैसी संख्या है जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, रूट में ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो परमेय संख्या होती है। तो रूट 16, इसका उत्तर 4 आएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 4 निकल कर आए। तो यह तो परमेय संख्या होंगी। और जो अपरमेय संख्या होंगी जैसे रूट का 13, रूट के 10, ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अपरमेय संख्या होती है। अब इसमें बोला गया है कि यदि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर लें हम तो क्या उत्तर होगा। जैसे हमने एक परमेय संख्या मान ली बच्चों 5, 5 क्या है, एक परमेय संख्या, और हमने मान ली कि रूट 3 यह एक कैसी है, अपरमेय संख्या। 5 तो परमेय संख्या है और रूट 3 कैसी है, एक अपरमेय संख्या। तो अब बोल रहे इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो 5 में से जैसे हम रूट 3 घटाएंगे तो कुल मिलाकर जो उत्तर होगा वो अपरमेय संख्या होगी। जब भी बच्चों परमेय और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब भी परमेय और अपरमेय दोनों संख्या एक साथ आ जाए, जैसे एक परमेय है और अपरमेय है, दोनों एक साथ आ गई, तो चाहे वो बीच में माइनस का चिन्ह हो, चाहे वो प्लस का चिन्ह हो, चाहे गुणा का चिन्ह हो, चाहे भाग का, लेकिन कुल मिलाकर उनका जो उत्तर होगा वो अपरमेय। तो उनका जो अंतर है वो क्या होगा, अपरमेय। यदि प्लस होता तो भी वह अपरमेय मानी जाती, यदि गुणा होता तो भी अपरमेय होती, भाग होता तो भी अपरमेय, बीच में कोई भी चिन्ह होता है। यदि दो एक परमेय संख्या हो एक अपरमेय, चाहे उनको जोड़े हम घटाएं, चाहे गुणा करें या भाग, तो उनका उत्तर अपरमेय संख्या ही होगा। अब 7वां सवाल, तो इसमें बोला गया है कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं है। 6√3 परमेय संख्या नहीं है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, एक छोटी सी भाषा लिखना है। हमसे पूछा गया कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे कि 6√3 माना 6√3 एक परमेय संख्या है। 6√3 एक परमेय संख्या है। ऐसे सवालों में हम उसका उल्टा मानते हैं। इसमें बोला गया है कि परमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि परमेय संख्या है। अब इसके बराबर हम कुछ मान लेंगे, तो 6√3 बराबर इसके बराबर बच्चों हम एक a/b मान लेंगे।
अब यहाँ पर है गुणा में, अब हम इससे √3 का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा a बटे, और जो 6 वो उसके नीचे आ जाएगा। वैसे तो इस किताबों में इसकी बहुत बड़ी भाषा दी जाती है। यह जो सवाल है वो 2 नंबर में पूछा जाता है। या तो विकल्प में सीधा पूछ सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, परमेय अपरमेय। यदि ऐसा पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा गया उसका जस्ट उल्टा मान लेंगे। यह बोल रहा है परमेय संख्या नहीं है, हम मानेंगे परमेय संख्या है, इसके बराबर a बटा b मान लेंगे। अब √3 यहाँ पर क्या है बच्चों, √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और 6 भी यह क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या है। बस अब हम लिख देंगे कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं, एक परमेय संख्या नहीं। अब हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो पूछा गया जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे और इसके बराबर में कुछ मान लेंगे। तो √3 एक अपरमेय संख्या और a बटे 6 भी एक परमेय संख्या है, तो कुल मिलाकर 6√3 एक परमेय संख्या नहीं होगी, अपरमेय संख्या मान लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा सवाल बच्चों हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको भी यह सवाल हल करवा दिया। अब है 8वां सवाल। तो इसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, √25, 5 प्लस √2, √81 और 3/5। और इसमें हमसे पूछा गया है अपरमेय संख्या। इसमें हमसे अपरमेय संख्या पूछी गई है कि अपरमेय संख्या क्या हो। तो इसमें बच्चों 4 संख्या हमें दी गई हैं। अब हमें इसमें से अपरमेय संख्या छांटनी है। तो हम देखेंगे बच्चों √25, तो √25 जो है इसका वर्गमूल तो हम निकालेंगे तो 5 आएगा, तो यह तो एक परमेय संख्या होगी। ऋण के अंदर ऐसी संख्या बच्चों जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो तो परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर √25 है, उसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो यह तो एक परमेय संख्या होगी। इसी तरह से √81 इसका वर्गमूल बच्चों 9 होगा और 3/5 यह तो परमेय संख्या है। 4 संख्या दी गई, ऐसी संख्या जो ऋण के अंदर है लेकिन अगर ऋण में है और उनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं तो वो परमेय संख्या होगी, और यदि वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो वो अपरमेय। तो √25 का उत्तर 5 होगा, परमेय संख्या। √81 का उत्तर 9, वर्गमूल 9, तो है परमेय संख्या। 3/5 परमेय है। अब जो 5 प्लस √2 है वो एक अपरमेय संख्या मानी जाएगी। देखा जाए तो 5 तो एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 कैसी है, एक अपरमेय संख्या। इससे पहले ही हमने सवाल हल किया कि यदि परमेय और अपरमेय दोनों संख्या एक साथ आ जाए, चिन्ह उनमें कोई भी हो, प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी हो, वो अपरमेय संख्या मानी। तो इसमें 5 प्लस √2 है वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब 9वां सवाल। अब 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल हमें इसमें दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें हमें पूछा गया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो यह एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है जो कि है 3x² प्लस 5x प्लस 2। यह एक द्विघात समीकरण है, इसमें हमें शून्यकों का योगफल पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना कर देंगे। वो तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तुलना करने पर हम इसमें abc के मान निकालेंगे। हमें शून्यकों का योग निकालना है, लेकिन सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, abc के मान निकालेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 3, तो a बराबर हो जाएगा 3, और b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 2। जो सबसे आगे होता है x² के साथ में वो a का मान, तो a बराबर 3, और x के साथ में होता है वो b का मान, तो b बराबर 5, और आखिर में जो संख्या वो c का मान होता है। अब यहाँ पर शून्यकों का योग निकालना है, तो बच्चों शून्यकों का योगफल के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो हमें तुलना करके abc के मान निकालें। अब शून्यकों का जो योगफल है वो होता है -b/a।
तो माइनस और बी का मान क्या दिया है 5, तो माइनस का 5/a, ए का मान हमें 3। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/b का मान माइनस तो है ही, और b का मान 5, तो -5/3 हो जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान सवाल। अब हमसे 10वां सवाल। यह सभी सवाल बच्चों 2024-25 में पूछे गए। अब 10वां सवाल है 4x² माइनस 4x माइनस 1। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों पूछा गया। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों पूछा गया है। तो यह है 4x² माइनस 4x माइनस 1। तो इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों पूछा गया है। तो यही हम इसमें करेंगे, तुलना करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c से हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, तुलना। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो सबसे पहले तो हम तुलना करते हैं और a b c के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जो a का मान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और जो b का मान हो जाएगा वो -4, और c का जो मान हो जाएगा वो -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर -1। अब हमसे योगफल पूछा गया है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है बच्चों, योगफल होता है -b/a। तो बराबर माइनस, तो b का मान है वो हमें माइनस में दिया गया है बटे a का मान 4। सबसे पहले तो a b c का मान निकाला, a का मान 4, b का -4, c का -। अब योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b का मान -4 बटे a का मान 4। माइनस माइनस तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस, क्योंकि डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 1। तो शून्यकों का जो योगफल है वो तो आ गया 1, और जो गुणनफल है तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान है -1 और a का मान है 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा -1/4। तो यह योगफल हो गया और यह गुणनफल हो गया। योगफल -b/a, गुणनफल c/a। यह भी 2025 में पूछा गया सवाल। अब 11वां सवाल देखते हैं। अब 11वां सवाल। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है। यह एक्स अक्ष हो गया और एक्स डैश हो गया, और यह वाई अक्ष हो गया और वाई डैश। इस तरह के सवाल ही पूछे थे, और यहाँ पर यह एक ग्राफ है, इस तरह से यह काट रहा। तो इसमें पूछा गया है कि एफ एक्स के लिए वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया। एफ एक्स के लिए वाई बराबर एफ एक्स का हमें ग्राफ दिया गया है। तो इसमें एफ एक्स के शून्यकों की संख्या निकालें। एफ एक्स के शून्यकों की संख्या हमें निकालनी। एफ एक्स के लिए हमें शून्यकों की संख्या निकालनी। तो इसमें हमें एफ एक्स के लिए वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या निकालें। एफ एक्स, एक्स से मतलब है बच्चों एक्स अक्ष, तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। अब यह जो ग्राफ बना है, जो यह ऐसा जो डिजाइन बनी हुई है, तो हमें देखना है। एफ एक्स की बात हो रही है तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो हमें एक्स अक्ष को देखना है। यह तो वाई अक्ष है, लेकिन हमें वाई अक्ष से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें वाई बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या पूछी गई। तो हमें एक्स वाली लाइन देखना है कि एक्स वाली लाइन में जो ग्राफ है वो कितनी बार क्रॉस कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, क्रॉस का मतलब यदि टच भी हो रहा है कहीं एक्स वाली लाइन पे, तो वो भी क्रॉस में ही माना जाए। टच भी हो रहा है तो वो भी हम गिनेंगे उसको। तो एक जगह यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, एक्स वाली लाइन देखनी है, और दूसरा यह हो रहा है यहाँ पर, और तीसरा यह हो रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो शून्यकों की संख्या है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें एफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें एक्स वाली लाइन को देखना है कि यह ग्राफ कितनी बार इसको क्रॉस कर रहा है। तो एक जगह क्रॉस कर रहा है या टच भी हो रहा है, तो वो भी गिना जाएगा। तो 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। अब 12वां सवाल देखिए।
अब 12वां सवाल। तो 12वां सवाल है कि 6x² माइनस 3n माइनस 7x। अब इसमें हमें इसके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं और जांच करनी है। जांच भी करनी। तो है जो पूरा सवाल है, तो इसमें दिया गया है कि इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। क्या करना है, इसका हमें इनके शून्यक भी निकालने हैं और सत्यता की जांच भी करनी। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से और इसके हम सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर इसमें सत्यता की जांच करेंगे। लेकिन जो द्विघात समीकरण है वो अपने सही रूप में नहीं लिखा गया है। द्विघात समीकरण का बच्चों है तरीका नहीं होता है। इसका तरीका होता है, पहले लिखेंगे 6x², तो यह लिखा गया, फिर आएगा माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 6x², फिर आएगा माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छक्के 18, तो हमें गुणा से 18 प्राप्त करना है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 7 है, तो घटाने से हमें 7 प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, हमें इसमें 3 छक्के 18 हो गया, तो गुणा से 18 प्राप्त करना है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 7 है, तो घटाने से 7 प्राप्त करना है। तो ऐसी दो संख्या के गुणा करने से 18 और घटाने से 7 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या बच्चों 9 और 2। 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6x² माइनस 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 माइनस 2x माइनस 3। तो यह हो जाएगा, 7 की जगह क्या लिख दिया, 9 माइनस 2। आगे हल करेंगे तो 6x² माइनस 6x² माइनस का 9x, इस माइनस का गुणा अंदर कर देंगे, तो यह जो 9 है वो माइनस का 9x हो जाएगा और यह जो 2 है वो प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 3। क्या करेंगे, हमें वो जो संख्या प्राप्त हुई 9 और 2, तो 7 की जगह लिख दिया 9 माइनस 2। तो 6x², अब इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें, तो इसमें कॉमन आएगा बच्चों 3x, अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब दोनों जगह 2x माइनस 3 कॉमन है, दोनों जगह 2x माइनस 3 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1, तो अंदर आ गया 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड किए तो यह निकल कर आ गया, यहाँ पर 3x कॉमन 2x माइनस 3, 1 कॉमन 2x, तो यह निकल कर आ गया 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब इसको और आगे हल करेंगे। अब यह मान आ गया, अब हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य, तो बच्चों हमें इनका जो मान है वो 0 के बराबर करना होगा। हमें क्या ज्ञात करनी है, अब शून्य, तो इनका जो मान है वो 0 के बराबर हम करेंगे। इनका जो मान है वो 0 के बराबर करेंगे, तो 2x माइनस 3 गुणा 3x प्लस 1, और इनका जो मान है वो 0 के बराबर हम करेंगे, क्योंकि शून्य निकालने तो इनको 0 के बराबर करना होगा। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो हम लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, 3 इस तरफ जाएगा प्लस में आएगा, x बराबर हो जाएगा 3/, तो यहाँ से x का मान आएगा। फिर लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा, -1, और x बराबर होगा -1/3। तो हमने क्या किया, शून्य ज्ञात करने, इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो इससे 3/2 मान निकल कर आया, इससे -1/3। अब हम जरा इसको देख लें, तो यह दिया गया है 6x², इसको हम क्रम से लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसकी हम तुलना करेंगे सबसे पहले बच्चों, क्योंकि अब इसके शून्य तो आ गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करके ABC के मान निकाल देंगे। तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान आएगा 6, b का मान आएगा -7, c का जो मान आएगा 3। तो क्या हो जाएगा, a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3 होगा, -3। तो क्या हो गया, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। तो यहाँ पर हमें इसके मान भी लिख लेते हैं। x बराबर 1 आया 3/2 और 1 आया x बराबर -1/3, 3/2 -1/3।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच, काफी बड़ा सवाल है बच्चों, सत्यता की जांच। तो इसमें हम दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे, शून्यकों का योगफल वाला भी और गुणनफल वाला। तो शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चों, योगफल वो होता है बराबर माइनस पी बटे ए। तो एक तरफ बच्चों जो हमारे शून्य का हैं उन दोनों शून्यकों को हम जोड़ देंगे। तो एक तो है हमारा 3/2, एक है माइनस का 1/3। इनको जोड़ ही रहे हैं हम, लेकिन ये माइनस का है तो घट जाएगा। तो माइनस बी बटे, यहाँ पर बी का मान रख देंगे, माइनस बी का जो मान है वो माइनस का 7, ए का जो मान है वो 6 आए। अब 2 3 का लासा लेंगे तो बच्चों 6 आएगा। यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 का गुणा होगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। योगफल बराबर माइनस बी बटे होता है, तो योगफल जो इसके शून्य का है इनको जोड़ देंगे, एक 3/2, एक माइनस का 1/2। 2 3 का लासा लिया 6 आया, इसमें 3 का गुणा होगा 1। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, यह हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 1/6 बराबर 7/6। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक गलती, यहाँ पर 6 लासा है, 2 का भाग दिया 6 में, 2 3 6 तो 3 का गुणा होगा, यहाँ पर 1 है, लेकिन इसके नीचे 3 है, 3 का भाग हम 6 में देंगे बच्चों, तो 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, तो इसमें 2 का और गुणा होगा, तो 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। तो यह तो सही हो गया, योगफल आ गया। अब हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है बच्चों C/A। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, जो शून्य का है 3/2 गुणा माइनस 1/3 बराबर C का मान रखेंगे, C का मान -3, A का मान 6। यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1/2। सत्यता की जांच का मतलब होता है यदि हमारे जो शून्य सही है, ABC के मान सही है, तो योगफल में भी दोनों बराबर आएंगे और गुणनफल में भी दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरह से हमने इस 12वें सवाल को भी हल किया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब बच्चों हम 13वां सवाल लिखते हैं। और यहाँ पर 12 सवाल तो बच्चों सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे 13वां सवाल। देखते हैं 13वां सवाल क्या है। तो 13वां सवाल है, इसमें हमें बहुपद दिया गया है। इसमें लिखा है कि बहुपद है x² माइनस 3x प्लस 5a, 5a का एक शून्यक, 5a का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। क्या बोला गया, एक द्विघात बहुपद दिया गया है जो कि है x² माइनस 3x प्लस 5a। यह हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका जो एक शून्यक है वो हमें 2 दिया गया है। तो सबसे पहले तो है द्विघात बहुपद है x² माइनस 3x प्लस 5a। अब इसका एक शून्यक 2 दिया गया। वैसे इसके कितने शून्यक होते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो उन 2 शून्यकों में से एक शून्यक हमें इसमें दिया गया। और बच्चों वैसे तो 2 शून्यक होते हैं, यदि द्विघात बहुपद हो तो 2 शून्यक होंगे, लेकिन उसका एक शून्यक हमें दिया गया है, कन्फर्म है किया गया है कि इसका एक शून्यक 2 है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, यदि यह जो 2 है वो इसका एक शून्यक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो द्विघात बहुपद है इसमें x की जगह हम 2 मान रख देंगे, क्योंकि यह इसका एक शून्यक है। यदि शून्यक है तो x की जगह हम इसमें मान रख देंगे, तो इसका मान 0 के बराबर होगा। तो बच्चों शून्यक वही होता है कि जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो इसमें बोला गया है कि इसका एक शून्यक 2 है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, यह पिछली परीक्षा में पूछा गया है, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं कि एक बहुपद दिया जाए उसका एक हमें शून्यक भी दिया जाए, तो यदि जो 2 है वो इसका एक शून्यक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे और इसका जो मान है वो 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्यक उसे ही कहते हैं जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, x बराबर
2 रख देंगे, लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें हम x की जगह 2 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा x की जगह 2, 3x है तो गुणा में प्लस 5a और बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्यक हमें यही सिखाता है कि जो शून्यक है तो जिसका वो शून्यक है, इस द्विघात बहुपद का यह 2 शून्यक है, तो इसमें हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। यह शून्यक की एक खासियत होती है। तो x की जगह 2 रख दिया, माइनस 3 गुणा 2 प्लस 5 बराबर 0, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। क्या किया हमने, x की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 5 बराबर 0। अब 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब हमें a का मान निकालना है, तो 5 बराबर क्या करेंगे, 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह 2 प्लस का हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 2/5, तो a का मान 2/5 निकल कर आ। समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका शून्यक हमें 2 दिया गया तो x की जगह 2 रख दिया, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 5, 4 में से 6 गया माइनस का 2 आया। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2/5। जब भी हमें इस तरह का सवाल पूछा जाए तो हमें x की जगह पर वो मान रख देना और 0 के बराबर कर देना है। तो 13वां सवाल हल होगा। अब करते हैं 14वें सवाल को। तो 14वां सवाल दिया गया है कि त्रिघात बहुपद, एक जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछा गया है। अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है यह पूछा गया। तो बोला गया है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे कोई त्रिघात बहुपद है, यह दिया गया है x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, कुछ भी हम अपने मन से मान ले रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको मान ले रहा हूँ। यह एक त्रिघात बहुपद है। तो बच्चों त्रिघात बहुपद है तो इसको जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी वो 3 ही होगी, और यदि कोई द्विघात बहुपद है जैसे इस तरह का, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। तो इसमें एक खासियत होती है बच्चों की, जो समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उससे अधिक शून्यक नहीं होते। तो यह त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 घात है, बड़ी से बड़ी 3 घात है, तो इसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी, 3 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते। यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो जितने घात वाला बहुपद होता है बच्चों उसके शून्यकों की उतनी ही संख्या होती है। तो इसमें पूछा गया है त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो बच्चों वो 3 होगी, क्योंकि त्रिघात बहुपद इसका मतलब 3 घात वाला बहुपद है तो इसके 3 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 3 होगी। अब 14वां सवाल हल हुआ। अब 15वां सवाल देखते हैं। तो 15वां सवाल इसमें हमें दिया गया है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, 2x प्लस ay बराबर 1 तथा हमें दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 7, और इसमें बराबर 7, और इसमें बोला गया है कि इनका कोई भी हल नहीं, का कोई भी हल नहीं होगा। यदि इनका कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान क्या होगा, तो a का मान निकाल। तो हमें इसमें क्या है बच्चों, 2 समीकरण दिए गए, एक दिया गया है 2x प्लस ay बराबर 1, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 7। तो तीसरे अध्याय का सवाल है बच्चों, विकल्प में ऐसे पूछे जाते हैं, और इसमें कंडीशन दी गई है कि यदि इसका कोई भी हल नहीं है तो a का मान क्या होगा। तो तीसरे अभ्यास का 3A का सवाल है, विकल्प में पूछा गया है पिछली बार।
तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या कहते हैं, समीकरण में सभी मानों को एक तरफ रख देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण में सभी मानों को तो हम एक तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ सिर्फ 0 बचेगा, दूसरी तरफ हम कोई भी मान नहीं बचाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 2x प्लस ay बराबर 1, तो हम 1 को इस तरफ ले आएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। तो इस तरफ हम इसकी तुलना करेंगे और दूसरी तरफ हम इसको हल करेंगे, तो 3x माइनस 5y इसमें बराबर 7 है, तो 7 को भी हम इस तरफ ले आएंगे, तो प्लस का 7 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। सभी सवाल बच्चों में हल करवा रहा हूँ, सभी 2024 ज़्यादातर 2025 में पूछे गए, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैं उस आधार पर और इसमें जोड़कर लाया। तो क्या है, 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है, तो 1 को भी हमने इस तरफ ले लिया, तो यह क्या हो गया, 2x प्लस ए वाई 1 को इस तरफ लाए तो माइनस का 1 हो गया बराबर में 0। इसको भी ऐसा ही किया, 3x माइनस 5y 7 है, 7 को इस तरफ लिया, माइनस का 7 बराबर 0। अब इन दोनों की हम अलग अलग तुलना करेंगे। इसकी करेंगे हम तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण में हमने क्या किया, सभी मानों को, जब भी ऐसे सवाल हल करते हैं तो सभी मानों को एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 0 बचाते हैं। तो यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे, तो जो a1 का मान है वो 2 हो जाएगा, तो a1 का मान 2 हो जाएगा, और b1 का मान a हो जाएगा, और c1 का मान है वो माइनस का 1 हो जाएगा। जो x के साथ में बच्चों वो a1 का मान होगा, जो y के साथ में वो b1 का मान होगा, और आखिर में जो संख्या है वो c1 का मान होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो x के साथ है वो a2 का मान, तो a2 का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पर b2 का मान माइनस का 5 हो जाएगा, और c2 का मान माइनस 7। जब भी इस तरह के हमें सवाल पूछे जाए, कोई हल नहीं होगा यार जो भी है, तो उसमें हम इसको इससे तुलना करेंगे और इसकी इस तरीके से तुलना करेंगे। तो a1 का मान 2 आ गया, b1 का 1, a c1 का माइनस। इसी तरह से यहाँ पर a2 का मान 3 आ गया, b2 का माइनस 5, c2 का माइनस 7। अब बच्चों हमें इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई हल ना हो, जब कोई हल, इसमें तीन तरह की बच्चों कंडीशन होती है। तो सबसे पहली दी गई है, हमें एक ही कंडीशन दी गई है इसमें कि कोई हल नहीं। ऐसे सवालों में सबसे पहले तो बच्चों हम तुलना करते हैं, तो a1 b1 c1 के मान, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 के मान। अब बच्चों ऐसे सवालों में 3 प्रकार की स्थिति होती है या 3 तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक कंडीशन, एक तरीका दिया गया है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो जब कोई भी हल ना हो तो इसमें होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो जब कोई हल नहीं हो तो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और यह c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है। तो यह बराबर नहीं होगा, यह दोनों बराबर होंगे, तो इससे हमारा सवाल लगेगा। क्या होगा, इस तरफ हम लिख लेते हैं, तो जो a1 का मान है वो लिख लेंगे। तो a1 का मान हमें 2 दिया गया है, बटे a2 का मान हमें 3 दिया गया है, बराबर b1 का मान हमें a दिया गया है, बटे b2 का मान हमें -5। तो इसमें 3 तरह की कंडीशन होती है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि जब कोई भी हल ना हो। तो जब कोई हल ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के मान रख दें। तो a1 का मान 2 है, तो यहाँ पर रख दिया 2 बटे a2 का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिया, बराबर b1 का मान a है और b2 का मान -5 है। अब हम इनका गुणा करेंगे बच्चों, तो 3 का गुणा a में करेंगे तो है 3 a हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा। a बराबर निकल कर आएगा माइनस का 10 बटे 3 निकल कर आ जाए। तो इसमें क्या निकल कर आ गया, 2 बटे 3 बराबर a बटे -5, 3 का गुणा a में किया तो 3 a बराबर 5 दूनी -10, तो a बराबर माइनस का
10/3 निकल कर आ गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा माइनस का 10/3 हो जाएगा। तो बच्चों 15 सवाल अभी तक हमारे हल हो गए और भी काफी सारे सवाल हल होंगे यहाँ। अब यहाँ पर 16वां सवाल। तो 16वां सवाल है, हमें इसमें दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 को हल करना है, को हल कीजिए। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, हल कीजिए। अब हल करने की बच्चों हमारे पास दो विधि होती है, एक तो विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। यदि हमें उस विधि का नाम दिया जाता, जैसे इसमें दो समीकरण लिखे हैं और इसमें लिखा जाता कि यह दो समीकरण हैं, इनको प्रतिस्थापन से हल कीजिए, तो फिर हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करते। यदि ऐसा लिखा जाता है कि इनको विलोपन विधि से हल कीजिए, तो सिर्फ विलोपन विधि से हल करते। यदि हमें उस विधि का नाम दे दिया जाता तो फिर हम मजबूर थे, हमें उसी विधि से हल करना होता। लेकिन यहाँ पर हमें वो विधि नहीं दी गई, सिर्फ यह दिया गया है कि इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, तो फिर हमें जो विधि आसान लगती है उस विधि से हम हल कर सकते हैं। तो जब दो समीकरण दिए जाए तो बच्चों उसमें हल करने की आसान विधि कौन होती है, तो आप सभी जानते हैं कि वो विधि होती है विलोपन विधि। तो हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, तो यह तो हो गया समीकरण 1, और फिर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो पहले को हमने समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण 2। अब इसमें क्या करना होता है, अब हमें इसमें बराबर करना होता है। तो इसमें x भी बराबर है, y भी बराबर है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, हमें सीधा इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, y से y कट जाएगा, क्योंकि एक जगह y प्लस का है और एक जगह y माइनस का है, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। अब x और x को जोड़ेंगे तो x में x जुड़ेगा तो यह 2x हो जाएगा, x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 2 2 4 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4/2, 2 का भाग देंगे तो x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो 1 में और चाहे तो 2 में। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण जो 2 है वो क्या है, तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 2। अब इसमें x का मान रख देंगे, तो x का मान है 2 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2, यह 2 इस तरफ जाएगा -2, तो y बराबर से 0 हो जाएगा। क्या किया, सबसे पहले तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो y से y कट गया, x और x 2x हो गया और 2 2 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का मान 2 आ जाए। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस y के मान को हम किसी भी समीकरण, इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी 2 में भी, जो हमें सही लगता है। तो हमने x के मान को समीकरण 2 में रख दिया, x प्लस वाई, x की जगह 2 2 इस तरफ गया, 2 - 2, तो y बराबर 0। तो इसमें x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर बच्चों 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण का हल हो जाएगा। विलोपन विधि से सवालों को हल करना बच्चों ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें उसमें मानों को बराबर करना होता है और कुछ नहीं होता। तो अब हम इसको यहाँ से हम इस सवाल को बच्चों हम हटा देंगे। अब 16वां सवाल, अब इसको हम हटा दें। अब हम 17वां सवाल हल करेंगे बच्चों। यह जो सवाल हल हो रहे हैं बच्चों, एक पिछले
सवालों में पिछले जो परीक्षा है उसमें यह सवाल ज़्यादा पूछे गए पिछली परीक्षाओं में। तो पिछले 2-3 साल के जो परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादातर 2024 और 25 में जो पूछे गए हैं उन सवालों को मैंने शामिल किया है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो मैंने अपने अनुमान से लिए हैं कि पूछे जा सकते हैं। और परीक्षा में बच्चों ज़्यादा कठिन सवाल कभी नहीं पूछे जाते। जो भी अभी परीक्षाएं होती पिछले 2-3 साल में जो परीक्षा हुई उसमें जो सवाल हैं वो ज़्यादातर आसानी होते हैं। 20 तो विकल्प होते हैं, विकल्प में भी 1-2 सवाल इधर होते हैं इधर उधर, बाकी आसान होते हैं। सिर्फ पूरे पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो ज़्यादा टफ हो सकते हैं, बाकी तो आसान और मीडियम सवाल। अब 17वां सवाल देखेंगे। तो 17वां सवाल है, 17वां जो सवाल है वो दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 में 11 में x बराबर 1 हो तो y का मान होगा, 1 हो तो y का मान होगा। तो है तो हमें एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। हमें एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और इसमें बोला गया है कि तुम इसमें x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण में x बराबर 1 रख देंगे, क्योंकि हमें x बराबर 1 दिया गया है तो इसमें x का जो मान है वो हम 1 रख देंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, x की वैल्यू 1 दी गई है तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे। तो यह हो गया 2x है तो 2 गुणा 1, 2x है तो 2 गुणा 1 प्लस x का मान 1 है प्लस 3y बराबर 11 है। 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 1 2 प्लस 3y बराबर 11 है। अब 3y बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 है, और इस 2 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, y बराबर क्या आ जाएगा 9/3, 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 क्या 9, तो 3 निकल कर आ जाएगा। इसमें जो है x की वैल्यू 1 दी गई है तो 2x तो 2 गुणा x की जगह 1 प्लस 3y बराबर 11, 2 1 2, 2 को इस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया 9 बचा, 3 3 9, तो y का मान निकल कर 3 आ गया। अब 18वें सवाल को हल करेंगे। 18वां सवाल, तो 18वां जो सवाल है वो है 3x प्लस 5y बटे 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर क्या है 7/3। तो हमें इसमें x अनुपाते y का मान निकालना, क्या करना है x अनुपाते y। यह पिछली 2025 परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्या है 18वां सवाल, तो यह 18वां सवाल है 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर है 7/3। तो x अनुपाते y का मान ज्ञात कर। तो सबसे पहले हम इनका गुणा कर देंगे ऐसा। तो क्या करेंगे, 3 का चाहें तो सबसे पहले इसमें कर सकते हो और चाहें तो 7 का सबसे पहले इसमें। तो हम सबसे पहले 7 का गुणा इन दोनों में करेंगे क्योंकि ऐसा गुणा होता है। तो 7 का गुणा करेंगे 3 में, इनका है वो टेढ़ा सा गुणा होता है। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 x हो जाएगा माइनस 7 5 35 y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 x हो जाएगा माइनस 7 5 35 y हो जाएगा। फिर बराबर क्या होगा, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 9x हो जाएगा प्लस 3 5 15 y हो जाएगा। तो यह नए टाइप का सवाल था, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करेंगे। वैसे है बहुत ही आसान लेकिन एक नए टाइप का सवाल था। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 x हो जाएगा माइनस 7 5 35 y बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9x और 3 5 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x और x को एक तरफ कर देंगे, y और y को दूसरी तरफ कर देंगे। तो x और x पूरा एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह 21x लिखा गया है, यह है 21x
और यह 9x है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर है 15y है, और इस 35y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 35y होगा। अब यहाँ पर समझिए मैंने क्या किया। सबसे पहले तो गुणा किया, 7 तिया 21x माइनस 7 पंचे 35y, फिर 3 तिया 9x और 3 पंचे 15। अब हमने क्या किया, x और x को एक तरफ कर लिया और y को दूसरी तरफ कर लिया, तो यह 21x हो गया। 21x, इस 9x को हम इस तरफ लाए तो माइनस का गया, प्लस का था इस तरफ गया माइनस का हो गया। अब 15y इसी तरफ था तो इसी तरफ रहने दी। अब 35y को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले गए तो माइनस का था तो यह प्लस का 35y हो गया। अब यह दोनों x है तो 21 में से x घटाएंगे तो यह 12x होगा, क्योंकि 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 होगा, क्योंकि 12 है ना 21 होता है। अब यहाँ पर 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 35 और 5 40 और 10 50y है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 में से 9 को घटा है तो 12 आया। अब यहाँ पर 15 और 35 को जोड़ा तो 35 और 5 40 और 10 50। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो 12x है तो वो 12 गुणा x है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाए। यहाँ पर 50y है तो यह हो जाएगा 50 गुणा y, यह होगा। कोई भी चिन्ह यदि हमें नजर नहीं आता है तो फिर वो गुणा में होते हैं। तो 12x है, इसको लिखेंगे 12 गुणा x, इसको 5 गुणा y। अब यह x है, अब y है गुणा में है, y को हम इस तरफ लाएंगे तो है बटे में आ जाएगा, क्योंकि यह गुणा में इस तरफ, x को इसी तरफ रहने दिया, y को इस तरफ लाए तो यह गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा, बराबर 50 है तो 50 को यही रहने दो। अब इस 12 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो है गुणा में है तो यह इसके नीचे बटे में पहुंच जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा बहुत हमने इसमें परिवर्तन किया। यहाँ पर जो 12x था तो उसका मतलब है 12 गुणा x, इसका मतलब है 50 गुणा y। x को इसी तरफ रहने दिया, y को हम इस तरफ लाए, यह गुणा में था तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा, बराबर में 50, 12 को इस तरफ ले गए तो यह बटे में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे हम तो x बटे y बराबर हो जाएगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 का भाग 50 में देंगे तो बच्चों 25 बार जाएगा, और 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छक्के 12। दो हमने क्या किया, इसको 2 से काटा, 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 दूनी 50, और 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छक्के 12, तो x बटे y आ गया। तो यह आ जाएगा x अनुपाते y बराबर 25 अनुपाते 6। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x बटे y बराबर 25 बटे 6 आ गया, तो x अनुपाते y बराबर 25 अनुपाते 6। तो यह बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन एक नया सवाल था जो कि पिछली बार परीक्षा में आया था, तो आपको समझा दिया। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होके भी बच्चों सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं दिए जाते, ऐसे सवाल किताबों में मुश्किल से मिलते हैं, तो वो नए बनाकर दे दिए जाते, सिर्फ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते, तो ऐसे भी सवाल पूछ लेते। तो यह 18वां सवाल हल हो गया। और हल करेंगे सवालों, 18 में हो गया। अब हम 19वें सवाल को हल करें। 19 में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हमें बच्चों इन दोनों समीकरणों को हल करना है। जब भी हमें समीकरण दिए जाए और यदि विधि का नाम दिया जाए कि उस विधि का नाम दे दें कि यह 2 समीकरण विलोपन विधि से हल करने, तो फिर उसी विधि से हल करें। प्रतिस्थापन नाम दे दिया जाए तो प्रतिस्थापन से हल करें। लेकिन यदि हमें सिर्फ यह बोल दिया जाए कि सिर्फ समीकरण दिए जाए उनको हल करना है, तो फिर हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि वो 2 समीकरण विलोपन विधि से हल करें, क्योंकि बच्चों विलोपन विधि ज़्यादा आसान होती है और प्रतिस्थापन विधि से सवाल बहुत कम पूछे भी जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं कि हमें सिर्फ 2 समीकरण दे दिए जाते हैं, उनको हल करना होता है। अब विलोपन विधि में बच्चों क्या तरीका होता है, विलोपन विधि में जो हम सवाल हल करते हैं तो उसमें x और y है वो एक तरफ रहते हैं और जो सिर्फ संख्या होती है वो दूसरी तरफ रहती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y को इसी तरफ रहने दो, 4 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस का इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। जो विलोपन विधि है उसकी खासियत यह होती है बच्चों
कि x और y एक तरफ रहते हैं और जो संख्या है वो दूसरी तरफ रहती है। तो इसमें क्या होगा, 3x माइनस 5y, और 4 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस का है, यह जो 4 है वो माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 होगा। इसी तरह बच्चों हम इसको हल करेंगे तो यह 9x है, और इस 2y को हम इस तरफ ले आएंगे तो यह प्लस का 2y है, तो यह माइनस का 2y होगा, बराबर में 7 ही रहेगा। यह समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले तो हमें समीकरणों का ध्यान रखना होता है, x और y एक तरफ रहेगा और जो संख्या है वो दूसरी तरफ, जब भी हम सवालों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, 3x माइनस 5y, 4 को इस तरफ ले गए तो है प्लस का 4 हो गया। इसमें क्या था, 9x और 2y उस तरफ था, तो 2y को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आए तो है माइनस का 2y हो गया, बराबर में 7। अब हमें इसमें बच्चों बराबर करना है, चाहे तो हम x को बराबर कर सकते हैं और चाहे तो हम y को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम x को बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर तो 9x है और इसमें जब 3 का गुणा होगा तो 3 तिया 9x हो जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 तिया 9x, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 तिया 9x माइनस 3 पंचे 15y बराबर 3 चौके 12। क्या किया, 3 तिया 9x माइनस 3 पंचे 15y बराबर 3 चौके 12। अब समीकरण जो 2 था उसको ज्यों का त्यों रहेंगे तो बराबर में 7। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंचे 15y बराबर 3 चौके 12। समीकरण 2 को ज्यों का त्यों। अब हम देखेंगे बच्चों की जो हमने मान बराबर किए हैं उनके चिन्ह क्या है। तो हम देखेंगे 9x दोनों जगह आए, लेकिन इनके जो चिन्ह है वो बराबर है, ऊपर भी 9x प्लस में है और नीचे भी 9x प्लस में। जब बच्चों जो भी हमने मान बराबर किए हैं उनके चिन्ह भी बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा बच्चों, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाए। क्या होगा, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा, यह प्लस का 9x है तो माइनस का 9x हो जाएगा, यह प्लस का हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण। यह प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 9x से 9x कट जाएगा। अब यहाँ पर यह प्लस में हो गया और यह माइनस में, तो 2 में से 15 घटेगा तो माइनस का 13। तो क्या हो गया है, चिन्ह बदल गया, यह माइनस का हो गया, यह माइनस का हो गया, यह प्लस का है माइनस का। सबसे पहले तो हमने x को बराबर किया, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15 बराबर 12 घटा दिया, तो 9 से 9x कट गए, प्लस का हो गया। अब 15 में से 2 जाएगा तो माइनस, 2 में से 15 जाएगा माइनस का 13y आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो बच्चों 5 आएगा। अब जो y का मान निकल कर आएगा वो माइनस का 5/13 आएगा। तो है तो आ गया y का मान। अब हमें x का मान निकालना है तो y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, समीकरण हम 1 में रखेंगे y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x y का मान यहाँ पर रख देंगे। क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 y का मान क्या है, y का मान है माइनस का 5/13 बराबर 4। 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5 y का मान क्या है, माइनस का 5/13 बराबर 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x अब यहाँ पर क्या होगा, 5 और 5 का गुणा होगा तो माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस में आ जाएगा। तो 5 पंचे 25/13 आ जाएगा, बराबर में 4। y का मान है माइनस 5/13, तो 5 पंचे 25/13, तो 3x बराबर हो जाएगा 4। और यह 25/13 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा बच्चों, 13 हो जाएगा। अब 1 है तो 1 का भाग 13 में देंगे, यहाँ पर है 4 तो 4 में 13 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 25। यहाँ पर हम समझेंगे क्या, 25/13 को हम दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 25/13 हो गया। y का मान माइनस का 5/13 आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया 25/13।
अब यह दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस 25/13। अब 1 और 13 के एलसीएम 13 आएगा। यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे क्या है 1, तो 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, तो इसमें 13 का गुणा होगा। 25 से 25 के नीचे 13 है, 13 से 13 कट जाएगा, 1 बार जाएगा। तो आगे हल करेंगे अब हम बच्चों। तो 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर, तो 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस का 25 बटे क्या हो जाएगा 13, क्या होगा यहाँ पर 13 चौके 52 माइनस 25/13। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर, इसमें से 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, 2 का हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 27/13। क्या किया 5 पे 2, 52 में से हमने 25 को घटाया, 52 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 2 का हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पर 27 आएगा। यहाँ पर जो 3x है वो तो 3 गुणा x है, 7, 5, 12, 2, 2, 4, 5। अब 3 से हम 27 को काट देंगे तो 3 9 27, तो x का जो मान आ जाएगा वो 9/13, तो x का जो मान आ जाएगा वो 9/13 आ जाएगा। y का मान माइनस का 5/13, x का मान 9/13। तो यह थोड़ा कठिन सवाल था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बाकी तो आसान था, बाकी तो आसान था। अब हम 20वें सवाल को हल करें। 20वें सवाल, तो 20वां सवाल क्या है, तो इसमें लिखा गया है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है एवं 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है और संख्या के अंकों का अंतर दिया गया है। संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। यह सवाल बच्चों पिछली बार पूछा गया है, ऐसे 2 सवाल लगभग पूछे गए 2 अंकों की संख्या वाले, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। 2 अंकों की एक बच्चों संख्या है, क्या है 2 अंकों की एक संख्या फिर उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। क्या बोला है, सबसे पहले तो 2 अंकों की एक संख्या है तो है एक अलग संख्या हो गई 2 अंकों की, फिर उसके अंकों को पलटने से एक बनी संख्या है तो है दूसरी संख्या हो गई। तो एक तो है 2 अंकों की संख्या, फिर उसी के अंकों को पलट देंगे तो फिर एक संख्या और बनेगी, तो 2 संख्या हो गई, एक जो पहले थी फिर उसके अंक पलट दिए तो दूसरी संख्या हो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उनका योगफल 66 है। फिर संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो हमें संख्या ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जब भी हमसे 2 अंकों वाली संख्या के क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे पहले हम उसमें कुछ मानते हैं, क्योंकि जैसे यह 2 अंकों की एक संख्या लिख दें हम, जैसे यह 52 है तो यह इसमें बच्चों यह इकाई का अंक होगा और यह दहाई का अंक होगा। जो 2 अंकों वाली संख्या होती है बच्चों उसमें 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। जो 2 अंकों वाली संख्या होती है उसमें 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। तो सबसे पहले तो हम इकाई और दहाई के अंकों को मानेंगे और संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। तो इकाई के अंक को हम कुछ मान लेंगे, तो इकाई का जो अंक है वो हम x मान लेंगे तथा दहाई का जो अंक है उसको हम y मान लेंगे।
और फिर मानते हैं बच्चों हम संख्या। हम कुछ भी मान सकते हैं, इकाइकांक एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू जो भी हमें सही लगता है। लेकिन जब दो अंकों की संख्या की बात होगी, जैसे दो अंकों की संख्या है 66, तो इसमें एक इकाइकांक है, एक दहाइकांक। तो इसी तरह से हम इकाई के अंक को हमने एक्स मान लिया और दहाई के अंक को वाई मान लिया। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है वो समझिए। ये तो हो गई इकाइकांक और यह हो गया दहाइकांक। अब हम वो संख्या मानेंगे, जो दो अंकों की संख्या वो कैसे निकलती है। तो वो संख्या मानेंगे हम, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इकाई के अंक को हम लिख देंगे, और यह जो दहाई का अंक है उसमें हम 10 का गुणा करके लिख देंगे, तो यह 10 वाई हो जाए। तो जो संख्या होगी वो इस तरह से होगी, x प्लस 10 वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो संख्या होगी, संख्या तो वो क्या होगी, इकाई का अंक तो ज्यों का त्यों लिखने, प्लस में क्या होगा, जो दहाई का अंक है उसमें हम 10 का गुणा करके जोड़ देंगे। तो दहाई का अंक y है, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 10y, तो वो हम x में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम बच्चों, जो इकाई का अंक है वो तो x है और दहाई का अंक क्या है y। अब जो संख्या मानेंगे तो उसमें इकाई के अंक को हम ज्यों के त्यों लिखेंगे, प्लस में दहाई के अंक में 10 का गुणा करके जोड़ेंगे। जब भी हम दो अंकों वाली संख्या का सवाल हल करें तो इकाई का अंक मानेंगे, दहाई का अंक, फिर जो संख्या मानेंगे जब, तो इकाई का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा करके जोड़ देंगे, तो x प्लस 10y। अब लिखेंगे हम सवाल। अब इसमें बोला गया है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की वो संख्या हमने क्या मान ली बच्चों, x प्लस 10y। यह तो हो गई दो अंकों की संख्या। अब फिर बोला गया उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, यह तो हमारे सवाल में हमने मानी दो अंकों की संख्या, क्या होगी x प्लस 10y। अब फिर आगे बोला गया है कि उसके अंकों को यदि हम पलट दें, जैसे इसके अंकों को हम पलट दें, तो अंक पलटने का मतलब है x की जगह लिख देंगे y और y की जगह लिख देंगे x, तो यह संख्या यह बन जाएगी। जो पहले संख्या थी बच्चों वो क्या थी, x प्लस 10y, और अब जब हम इसके अंकों को पलट देंगे तो यह संख्या क्या बनेगी, y प्लस 10x। पहले जो दो अंकों की संख्या थी वो क्या थी, x प्लस 10y, तो यह तो होगी x प्लस 10y। अब इसके अंकों को हम पलट देंगे, पलटने का मतलब जैसे हमें एक संख्या दी गई है 62, यह इकाई का अंक है, दहाई का। यदि हम इसके अंकों को पलट दें तो 6 की जगह हम लिख देंगे 2, 2 की जगह 6, इकाई की जगह दहाई का अंक और दहाई की जगह इकाई का, तो 26 हो जाए। तो इसी तरह से है, तो दो अंकों की संख्या थी, अब उसके अंकों को हम पलट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x की जगह y लिख देंगे, y की जगह 10, y की जगह x। तो पहले हमारी संख्या यह थी और जब उसके अंक पलट दिए तो यह संख्या बन गई। अब यह पहले संख्या थी और जब अंक पलट दिए तो यह बाद में संख्या बन गई। तो फिर इन दोनों को हमें जोड़ना है। क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या, तो वो दो अंकों की एक संख्या यह थी एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से जो बनी संख्या है वो क्या है, यह, तो यह पहली संख्या है, पलटने से बनी संख्या। इन दोनों का जो एक फल है वो कितना दिया है, वो दिया गया है 66। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, अब यहाँ पर यह x है और यह 10x है, तो इसको लिख देंगे, और यह 10y है और यह प्लस का y है बराबर 66। क्या है, यह x है और यह 10x है, यह 10y है प्लस y बराबर 66। अब 10x तो x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 10y और y को जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा बराबर 66। तो पहले जो संख्या थी फिर उसके अंक को हमने पलट दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो ये फल 66। अब इसमें 11 बच्चों कॉमन निकल कर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 66। क्या हो जाएगा, 11 इसमें कॉमन है, यहाँ पर है, गुणा में हो जाएगा, 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पर भी है, तो 11 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस वाई बराबर 66। अब 11 से हम 66 को काट देंगे तो 11 छक्के 66, तो यहाँ से एक समीकरण निकल कर आया x प्लस वाई बराबर 6। और वो कैसे निकल कर आया बच्चों, आपको पता है कि पहली जो संख्या थी फिर उसके अंक पलट दिए तो योगफल 66 आ गया, 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 कॉमन आ गया, 11 छक्के 66, तो एक समीकरण यहाँ पर बन गया x प्लस वाई बराबर 6। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते, तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 6, तो यह समीकरण बन गया एक x प्लस वाई बराबर 6, तो इसको हम समीकरण 1 मान लें।
ठीक है बच्चों। फिर बोला गया है कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के जो अंकों का अंतर है वो 2 है। तो एक अंक है x और दूसरा है y, तो इन दोनों के अंकों का जो अंतर है वो क्या है, वो 2 है। बच्चों पहले जो इसमें कंडीशन दी गई थी उससे समीकरण क्या बना, x प्लस वाई बराबर 6। और दूसरा बोला गया कि जो अंकों का अंतर है वो कितना है, 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हल करना है, फिर x y के मान। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा समीकरण है तो इन सीधे सीधे समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, x और x मिलकर y से y कट जाएगा, x और x मिलेगा तो यह 2x हो जाएगा बराबर 6 और 2 8। x और x 2x हो जाएगा, 6 और 2 8, 2 से काटेंगे तो x बराबर 2 चौकी 8। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं लेकिन हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। 1 में सबसे पहले तो पहला समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 6, फिर दूसरा जोड़ दिया, y से y कट गया, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। अब समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान क्या है 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ से दोनों मान निकल कर आ गए, क्या आ गए, x का जो मान है वो 4 आ गया, y का जो मान है वो 2 आ गया। 4 था इसमें 4 रख दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। अब हमें वो संख्या निकालनी, तो वो संख्या क्या होगी, x और y के तो मान आ गए। अब वो संख्या क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पर वो संख्या है, संख्या क्या मानी हमने, संख्या जो थी हमारी वो थी x प्लस 10y, जो हमारी संख्या थी वो x प्लस 10y थी। अब इसमें हम मान रखेंगे तो x का मान आया 4 प्लस 10y, तो यह जो y है वो गुणा में है, तो y की जगह हम लिख देंगे 2, तो बराबर 4 और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ से वो संख्या निकल कर आ जाएगी 24। x का मान 4 आया तो 4 रख दीजिए, y का मान तो 24। यदि हमें सिद्ध करना है कि यह जो हमारा उत्तर है वो सही है कि नहीं, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें बोला है कि एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या, हमारी संख्या क्या है 24, यदि 24 को हम पलट दें इस संख्या को तो क्या होगा 42, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 4 2 66 हो जाए। तो इनके अंकों का अंतर अंकों का अंतर 2 है, तो 4 में से 2 घटा 2, तो यह निकल कर आ जाए। अब बच्चों 2 अंकों की संख्या वाला एक सवाल और है, बस इसमें यहाँ पर थोड़ा अंतर है। तो इसमें बोला गया है 20वां, अब यह 21वां सवाल, 20वें के बाद है 21वां सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, वहां पर 66 था तो यहाँ पर 88 दिया गया, और यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात की। तो सवाल वही है, बस थोड़े अंक बदल गए। तो इसमें हम वही मानेंगे, इकाई का अंक हम x मानेंगे, इकाई का अंक बराबर x, और दहाई का अंक y मान लेंगे, दहाई का अंक y मान, और जो संख्या है उसको हमने माना था x प्लस 10y। पिछले ही सवाल जैसा है बिल्कुल हूबहू, बस संख्याओं में अंतर है, वहां पर योग 66 था, यहाँ पर 88 है, वहां पर अंतर 2 था, वहां पर 4 है। अब क्या बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो वो 2 अंकों की संख्या क्या है x प्लस 10y, और इसको पलट देंगे तो क्या बनेगी संख्या, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x। यह तो है 2 अंकों की संख्या, पलटेंगे तो क्या बनेगी, तो आएगी y प्लस 10x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योग 88 है। अब यहाँ पर देखेंगे x और 10x मिलकर 11x हो जाएगा, 10 और y मिलकर 11y हो जाएगा, बिल्कुल पिछले जैसा ही, बराबर में 88। तो यहाँ पर 11 कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 88, 11 से हम काट देंगे तो है 8 बार कटेगा, तो x प्लस वाई बराबर 11 अट्ठे 88, तो यह तो एक समीकरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, एक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
एक्स प्लस वाई बराबर 8, इनको भी हम हटा दें। एक्स प्लस वाई बराबर 8, यह एक समीकरण हो जाए। फिर दिया गया उनके अंकों का अंतर 4 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है, तो यह समीकरण 2 हो जाए। अब बस इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो सीधा इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स मिलकर 2x, 8 और 4 12 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 2 छक्के 12, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का जो मान है, x का मान वो समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 का क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 6 है, प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 6, तो y बराबर 2। यहाँ से x और y के मान आ गए, x का मान 6 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब हमें वो संख्या निकालनी, तो संख्या क्या होगी बच्चों, तो वो संख्या है हमारी, तो वो संख्या है x प्लस 10y। x का मान क्या है बच्चों, 6 प्लस 10y, y का मान क्या निकल कर आया, 2, तो 6 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 26। और इसमें क्या बोला गया है, हम देख लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो हमें से बोला गया है कि जो संख्या आई, तो संख्या जो है 26 और उसके अंकों को पलट देंगे तो क्या बनेगी, 62। तो इनका योगफल 88 आना चाहिए, तो 88 आए, अंकों का अंतर क्या है, 4। तो इस तरह से 21वें सवाल को हमने हल किया। 21वें सवाल को हमने हल किया। अब 22वां सवाल होगा बच्चों, 22वां सवाल हल करेंगे। कुछ 1-2 सवाल और हैं बच्चों, इसके साथ हम क्लास को खत्म करें। अब 22वां सवाल, इसमें भिन्न की बात हो रही है। इसमें बोला गया है कि एक जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब अंश में से एक घटाया जाता है, अंश से एक घटाया, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। और 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, हर में 8 जोड़ा। तो यहाँ पर बच्चों हमने शॉर्ट में लिख दिया कि एक भिन्न है, तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। 1/3 कब हो जाता है, तो एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब अंश से एक घटाया जाता है। भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 कब हो जाती है, जब अंश से एक घटाते हैं, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से एक घटाते हैं, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हम मानेंगे, माना अंश जैसे भिन्न होती है 5/4, इस तरह की है जो भी संख्या वो भिन्न होगी, तो ऊपर वाले को हम अंश मानते हैं, नीचे वाले को हर। तो जब भी भिन्न वाला सवाल आए बच्चों, तो उसमें हम अंश हर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें जो हम मान लेंगे अंश है उसको हम x मान लेंगे, और जो हर है उसको हम y मानेंगे, और जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी x/y। क्योंकि भिन्न है, जैसे 5/4 लिखा, तो यह भिन्न मानी जाएगी। ऊपर का हिस्सा है वो अंश माना जाएगा, नीचे का हिस्सा हर। तो हमने अंश को x मान लिया, हर को y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश/हर। अब इसमें फर्स्ट शर्त लिखेंगे, पहली शर्त से पहला समीकरण लिखेंगे। तो इसमें बोला गया है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न का मान है वो 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, जब अंश से x घटाया जाता है। तो हमारी भिन्न यह है, तो यह बदल कर 1/3 हो जाती है। कब, जब अंश से एक घटाया जाता है। तो इसका अंश x में से एक घटाते हैं, और हर की कोई बात नहीं की गई। इसमें बोला है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। कब, जब अंश से एक घटाया जाता है। तो यहाँ पर अंश में से हम एक घटा देंगे, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3x, 3 1 -3 बराबर y हो जाएगा।
भिन्न 1/3 कब हो जाती है? जब अंश से एक घटा दे। एक घटा दिया अंश में, हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो 3x - 3 बराबर y। अब हल करेंगे, 3x y को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या किया हमने? 3x y को इस तरफ लाए तो माइनस का y हो गया, 3 को इस तरफ ले गए तो है प्लस का 3 हो गया। तो 3x - y बराबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोला गया? भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ा जाए। तो अंश में अब बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन हर में हमें 8 जोड़ना है। तो जो भिन्न क्या हो जाएगी? 1/4। क्या बोला गया? भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ा जाए। तो अंश जो कहते हो हर में 8 जोड़ दें, तो भिन्न 1/4 गुणा करेंगे तो 4 का x में 4x बराबर y प्लस 8। 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर y प्लस 8। अब 4x y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा बराबर 8। समीकरण 2 क्या हो गया? 3x - y बराबर 3। समीकरण 1 यह क्या हो गया? 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहला जो समीकरण वो है 3x - y बराबर 3, पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 4x - y बराबर 8 है दूसरा। 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो 4x - y बराबर 8, 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हल करेंगे x y का मान का। तो पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3। समीकरण 1। 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। 3x - y बराबर 3। समीकरण 1। 4x - y। अब हल करेंगे तो देखेंगे बच्चों दोनों में जो y है वो बराबर दिया गया है। तो दोनों में y है वो बराबर दिया गया है और चिन्ह भी इनके बराबर है। तो दोनों समीकरणों को हम इसमें घटा देंगे। तो हम लिखेंगे घटाने पर, तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, माइनस का प्लस का माइनस, y से y कट जाएगा। 3 में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। 3 में से 8 घटाएंगे माइनस का 5। 3 में से 4 गया माइनस का x, 3 में से 8 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो x के मान को समीकरण 1 में रख दें। तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 3 है। तो 3 गुणा x का मान क्या है? 5 माइनस y बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखे। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3। x का मान 5, तो 3 पंचे बच्चों 15 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3। अब हमें इसमें से y का मान निकालना है, तो यह हो जाएगा माइनस का y बराबर 3। यह 15 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, 3 माइनस का 15, तो माइनस का y 3 में से 15 जाएगा माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। तो क्या आ गया इसमें? 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y 3 माइनस 15, y बराबर 12। तो जो भिन्न आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों? तो जो भिन्न है x/y है, तो x का मान हमारा 5 आ गया, y का मान है वो 12 आ गया। तो क्या है जो भिन्न है x/y, x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12 हो जाएगी। घटाया जाता है 4/12, 1/3, 8 जोड़ा जाता है 5, 12, 8, 20, तो यह हमारी भिन्न हो जाएगी। अब यह 22वां सवाल भी हल हुआ। 23वां सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। अब हमें इसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, x² + 2x - p बराबर 0, और बोला गया है कि इसका एक मूल
23वां इसका एक मूल -2 है। बच्चों मूल और शून्य एक ही बात है, उसी को हम मूल भी कहते हैं, उसी को हम शून्य भी कहते हैं। इस तरह का एक सवाल अभी हमने जो पिछले सवाल हल किए उनमें एक जैसा ही था, इसके जैसा ही था। मूल या शून्य उसी को कहते हैं। तो शून्य भी वही होता है, मूल भी वही होता है। तो है जो द्विघात बहुपद है तो इसके कितने मूल होंगे बच्चों? 2 मूल होंगे। तो इसमें बोला गया है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल हमें दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह वो मान रख देंगे, इसमें हम x की जगह वो मान रख देंगे। इसका ये मूल है तो लिख देंगे x बराबर -2 रखने पर, बराबर में 0 पहले से ही जब भी दिया जाए कि इसका एक मूल है तो x की जगह पर वो हम मान रख देंगे। तो x बराबर -2 रखने पर, तो x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर क्या है, यह x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 गुणा -2 और माइनस का p बराबर 0। क्या करना है, एक मूल्य इसका -2 है तो x की जगह -2 रख देंगे। तो x स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2x तो 2 गुणा -2 माइनस p बराबर 0। तो माइनस में है, इसका वर्ग होगा बच्चों तो प्लस में आएगा, 2 का वर्ग प्लस का 4, 2 दूनी माइनस का 4 माइनस का p बराबर 0, 4 से 4 कट जाए, माइनस का p बराबर 0 तो p बराबर 0 है। जब भी हमें ऐसा सवाल दिया जाए कि कोई द्विघात बहुपद दिया जाए, उसका कोई एक शून्य या मूल दिया जाए और कुछ मान पूछा जाए तो x की जगह पर हम वही मान रख देते हैं। अब इसको भी हम हटाएंगे, 2-3 सवाल बच्चों और बच्चे हैं तो उनको और हम हल कर लेंगे। दो तीन सवाल और बच रहे हैं तो उनको हम और हल करें। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब जो सवाल है वो 24वां सवाल। 24वां सवाल इसमें दिया गया है कि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। तो x का मान निकालना है। तो x का मान इसमें दिया गया है कि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। तो हम इसमें x का मान निकाल, तो हम इसमें गुणा कर देंगे बच्चों। तो 1 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, बराबर 10 का गुणा 1 में 10। क्या किया हमने इसमें गुणा कर दिया, 1 का गुणा इसमें किया तो x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10 एकम 10। तो आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 में से 6 जाएगा बच्चों तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 4। एक्स बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। अब 25वां सवाल करेंगे बच्चों। तो 25वां सवाल क्या है, तो 25वां सवाल है तो इसमें दिया गया है कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करने। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं तो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो इसमें हमें बच्चों इसके मूल ज्ञात करने हैं। या प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो 2 का गुणा हम 9 में करेंगे, 2 का गुणा हम 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18। तो गुणा से हमें 18 प्राप्त करनी है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है 3, तो घटाने से हमें 3 प्राप्त करनी। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है बच्चों के गुणा करने से हमें 18 प्राप्त हो, घटाने से 3। तो ऐसी दो संख्या है 6 और 3, 6 3 18, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिख देंगे 6 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि गुणा से 18 और घटाने से 3, तो 3 की जगह लिख देंगे 6 माइनस 3। आगे हल करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। तो यह 6 माइनस का हो जाएगा और यह 3 प्लस का हो जाएगा। x का भी गुणा होगा और साथ में माइनस का भी। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे फ्रेश, इसमें कॉमन आएगा 3x तो अंदर बचेगा 3 3 9, 3 दूनी 6। इसमें एक कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x माइनस 3x कॉमन लेंगे, 3 3 9x, 3 दूनी 6।
तो 3x माइनस 2 बच्चों दोनों जगह आ रहा है, 3x माइनस 2 दोनों जगह तो है, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे जब 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, x कॉमन। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, x बराबर 2/3, x बराबर माइनस का 1/3। तो है 26वां सवाल हल हुआ। यह 25वां सवाल था। अब 26वां सवाल, अब 26वां सवाल है बच्चों। टोटल बच्चों में 27 सवाल थे, तो है सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक और। तो इसमें बोला गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। चौथा अध्याय तो बच्चों हमने अभी खत्म ही किया है, इसके मूल बराबर हैं। तो हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें बोला गया है बच्चों कि इसके मूल बराबर हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं और abc के मान हम इसमें निकालते हैं। क्या करते हैं, हम तुलना करके abc के मान निकालते हैं। तो हम इसमें तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना। तो जो a का मान आएगा वो 3 आ जाएगा, जो b का मान है वो माइनस का 12 है और जो c का मान है वो m। तुलना करेंगे तो a का मान 3, b का मान माइनस 12, c का मान m। अब इसमें बोला गया मूल बराबर होती है। तो जब मैंने आपको मूलों के लक्षण सिखाए थे तो वहां पर उसके 3 हमने विधि सिखाई थी, उसमें से एक विधि यही भी थी कि मूल बराबर कब होते हैं। तो बच्चों मूल बराबर जब होते हैं जब हम लिखेंगे मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। कब होते हैं मूल बराबर बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर हो। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर हो, तब मूल बराबर होते हैं। तो b का मान क्या है, -12 है, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 गुणा c का मान m। सबसे पहले तो हमने तुलना की, तो a का मान 3 आया, b का मान -12, c का मान m। अब इसमें पूछा गया है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। तो b का मान -12, 12 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3, c का मान m। 12 का वर्ग क्या होगा 144, माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 3 12, m बराबर 0। अब m का मान तो हमें निकालना है, तो m को इसी तरफ रहने दो, तय हो जाएगा 12 m बराबर 144 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 144 हो। क्या होगा m का तो हमें मान निकालना है, तो 12m को इसी तरफ रहने दो, 144 को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 144 हो जाएगा। यह यहाँ पर गुणा में है तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 144 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर 144 बटे 12, 12 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 एकम 12 तो शेष बचेगा 12 दूनी 24। तो इसमें जो m का मान है वो 12 निकल कर आ गया। अब बच्चों इस मैराथन क्लास का आखिरी सवाल है, इसमें टोटल 27 सवाल मैंने दिए थे। अब इसमें जो भाषा वाला सवाल है वो मैंने नहीं दिए थे। अब जब किसी दिन अगली मैराथन क्लास लाएंगे तो उसमें और सवाल होंगे। तो अब यह आखिरी सवाल है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दिया गया, तो इसका हमें विविध कर ज्ञात करना। तो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, हमें इसका विविध कर पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम इसमें abc का मान निकाल दें। तो यहाँ पर तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो जो a का मान होगा वो 3 हो जाएगा बच्चों, b का मान माइनस का 2, c का मान 1/3। अब जो विविध कर होता है बच्चों, विविध कर
कर उसको हम डी से परिभाषित कहते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम भरत कर कहते हैं। ए का मान 3 हो गया, बी का मान -2 है, सी का मान तो क्या हो गया बी स्क्वायर, बी है -2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, ए का मान 3, सी का मान 1/3। तो हमने क्या किया, ए का मान 3 निकाला, बी का मान -2, सी का मान 1/3। विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम विभक्त कर कहते हैं। तो बी -2 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 3, सी का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 का वर्ग होगा, माइनस की संख्या है तो वर्ग 2 का वर्ग प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर -4 बराबर 0 उत्तर आ जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम विभक्त कर कहते हैं। बी -2 का स्क्वायर -4 बड़ा ए का मान 3, सी का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 है। यहाँ पर माइनस का वर्ग प्लस में आएगा माइनस, तो 4 में से 4 गया 0। तो बच्चों ये मैराथन क्लास समाप्त हुई। इसमें टोटल मैंने 27 सवाल लिए थे। और बच्चों यह जो 27 सवाल हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस क्लास को बार बार देखेंगे, और मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस क्लास को बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से जो सवाल यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी बार में समझ में आएंगे, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में। तो इस क्लास जो है मैराथन क्लास है बच्चों, इसका आप सभी बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यह बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। क्योंकि इसमें मैंने वो सवाल शामिल किए थे जो 2024 और 25 में पूछे गए हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो बराबर सालों में पूछे जा रहे हैं, 21 से लेकर 25 तक। कभी 21 में आया, कभी 23 में आया, तो कभी 24, कभी 25। कुछ सवाल बराबर 2-3 सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्लास को आप बच्चों गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप यही मैराथन क्लास देख लेते हैं तो ज़्यादातर आपके 1 से 4थे अध्याय तक जो बेसिक सवाल और मीडियम सवाल बनेंगे वो आप हल कर सकेंगे। और इसके बाद फिर कुछ और यदि मुझे सवाल मिलते हैं तो वो अगली मैराथन में मैं शामिल करूँगा। तो इसी तरह से मैं हर 10 या 15 दिन में एक मैराथन क्लास आपको देता रहूँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो सके। क्योंकि इन क्लासों से क्या होता है कि सिर्फ वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो परीक्षा में पूछे गए, और फालतू के क्वेश्चन नहीं हल करते। और बाकी जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन उनमें भी अब हम सभी सवालों को हल नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे कोर्स आसानी से कंप्लीट हो जाए। और बीच बीच में मैराथन क्लास भी मिलती रहेंगी आपको। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में, जो भी आप जानते हों या जो यूपी बोर्ड 10 में है, तो उनको आप यह क्लास भेज दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, कमेंट, और बताइए कि यह क्लास आप सबको कैसी लगी। तो वो जरूर आप बताइए कमेंट में कि कैसे लगी आपको यह क्लास, जिससे मुझे यह थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आगे और भी इसी प्रकार की ऐसी ही बड़ी क्लास में आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई अभ्यास के साथ।